नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय संविधान को MCQ के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने नगर निकायों और सहकारी समितियों से जुड़े MCQs को देखा था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका संविधान में, संवैधानिक निकाय। इसके अंदर हम विभिन्न संवैधानिक निकायों के बारे में, चाहे वो वित्त आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो या हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट आयोग हो, SC/ST आयोग हो, OBC आयोग हो, और जो सांविधिक आयोग है उनके भी इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे कवर करेंगे। अगली कुछ क्लासेस में हम इन्हीं संवैधानिक और सांविधिक निकायों को देखेंगे। ये हमारी इस सीरीज की 36वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हमने टॉपिक वाइज MCQ के रूप में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया है, अतिरिक्त तथ्यों के साथ किया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ में चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, संवैधानिक निकायों का उल्लेख मूल संविधान या संशोधनों के माध्यम से संविधान में किया गया है। क्या ये सही है? संवैधानिक निकायों की परिभाषा क्या होती है? संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है या बाद में संविधान में संशोधन करके उनको संविधान का हिस्सा बनाया गया। तो क्या पहला कथन आपका सही है? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। इन निकायों की संरचना में बदलाव के लिए साधारण बहुमत से संसद में प्रस्ताव पारित करना पर्याप्त है। ये वाला गलत है। संवैधानिक संस्थाओं में अगर आपको कोई बदलाव करना है, कोई चेंज करना है, तो इसके लिए काफ़ी जटिल प्रोसेस वहाँ पर होती है। आपको संवैधानिक संशोधन करवाना पड़ता है जिसमें 2/3 बहुमत लगता है। ठीक है, तो साधारण बहुमत इसमें नहीं लगता। सेकंड वाला गलत है। आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो केवल पहला वाला सही है। ठीक है, अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट संवैधानिक निकाय है। कई बार केवल यही सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है। बस आपने इतना देखना है कि उस निकाय के लिए क्या संविधान में कोई अनुच्छेद है, क्या संविधान में कोई प्रावधान है। अगर है तो वो संवैधानिक निकाय है, नहीं है तो वो सांविधिक निकाय है। ठीक है, और कुछ निकाय ऐसे भी होते हैं जो ना संवैधानिक होते हैं ना सांविधिक होते हैं। उनके बारे में आगे बात करेंगे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका नीति आयोग। ठीक है, अब यहां पर है भारत का महान्यायवादी। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो इसके रिलेटेड एक आर्टिकल भी होगा। कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड आर्टिकल है हमारा 76, यानी पहले का होगा 4। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका भी उल्लेख संविधान में है। यह है आपके आर्टिकल 148 में। दूसरे का होगा 3। निर्वाचन आयोग, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है, यानी तीसरे का हो जाएगा 2। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका उल्लेख आर्टिकल 338 के ख में है, यानी कि 1। 4, 3, 2, 1 आपका आंसर है। 4, 3, 2, 1 कहां पर है? ऑप्शन ए में है। एक और चीज़ ध्यान रखना, आगे जब हम जो हमारे पिछड़े आयोग हैं उनके बारे में बात करेंगे, SC/ST आयोग को जानेंगे, तो वहाँ पर भी क्लियर करेंगे। साथ में यहाँ पर भी क्लियर करते हुए चलें। एक आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 338, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों को आपने ध्यान रखना है। एक है 338, एक है आर्टिकल 338 क, और एक है आर्टिकल 338 ख। जो आर्टिकल 338 है यह किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग से संबंधित है। जो आर्टिकल 338 का है यह ST आयोग से संबंधित है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग है उससे रिलेटेड। और जो आर्टिकल 338 ख है यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनसे संबंधित है। तो 338 ही है, लेकिन 338 SC, 338 का ST और 338 ख यह पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अगला, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर कौन सा वाला गलत है आपने बताना है। चलिए, यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। क्या यह सही है? जो वित्त आयोग है हमारा, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी यह एक ऐसा संगठन है जो कानूनों को लागू करवा सकता है। कानून लागू करने वाली जो निकाय है, जैसे हमारा कोर्ट होते हैं, उनके जैसे इसके पास समानताएं हैं, शक्तियां हैं, लेकिन ये न्यायालय नहीं है, ये सुनवाई नहीं करते।
तो ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। यह सलाहकारी निकाय है, तो ये भी सही है। ये सिफारिशें दे सकते हैं, इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। एक पेपर में पूछा गया था कि क्या वित्त आयोग की सिफारिशें मानना अनिवार्य है, तो ये नहीं है। ये केवल सिफारिशें देता है सरकार को, सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ठीक है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो अध्यक्ष होते हैं वित्त आयोग के, वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में चुना जाता है और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। इसके सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। क्या ये सही है हमारा? ये वाला कथन आपका गलत है। जो हमारा संविधान है उसके अंदर 280 जो अनुच्छेद है वो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। इसी में बताया गया है कि वित्त आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव है, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर रोक है। तो ये वाला कथन आपका गलत है, ठीक है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो निर्धारित करने का अधिकार संसद को है और आर्टिकल 280 के दूसरे खंड के तहत संसद निर्धारित कर सकती है। यहाँ पे सदस्यों के लिए, अध्यक्ष के लिए कोई ऐसी रोक नहीं है कि वो दोबारा से नियुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। तो तीसरा गलत है, आपने गलत बताना था। आयोग के सदस्यों की अर्हता यानी योग्यताएं निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है, सही है। नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन योग्यताएं क्या होनी चाहिए उनकी, ये कौन डिसाइड करेगी? संसद, ठीक है। अगला, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 4 इसमें नॉर्मल सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 5 होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति होती है? 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं और इनकी पुनर्नियुक्ति संभव है, जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य अनुच्छेद 275 के तहत क्या है? तो वित्त आयोग का जो मेन कार्य है, यहां पे आर्टिकल 275 ये गलत लिया गया है। आर्टिकल 275 भारत की संचित निधि के बारे में बात करता है। उस संचित निधि में जिसका उल्लेख इस आर्टिकल में है, उस संचित निधि से किस राज्य को कितनी सहायता दी जाएगी, कितना अनुदान दिया जाएगा, ये बात करता है या ये सिफारिशें करता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है, संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंध में सिद्धांत बनाना कि किसको कितना टैक्स मिलेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, अनुदान मिलेगा। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य में करों, जितनी करों की प्राप्ति होती है उनका वितरण कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करता है, कौन सिफारिश करता है? वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? जो वित्त आयोग होता है इसका गठन राष्ट्रपति करता है, हर 5 साल में इसका गठन होता है। ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपता है और फिर भारत का राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, जहां पर इस पर चर्चाएं होती हैं, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमने पढ़ा वित्त आयोग के बारे में। हमारे संविधान में राज्य वित्त आयोग का भी प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग राज्य के सरकार के द्वारा इसे बनाया जाता है। इसका काम वही है जो केंद्र में वित्त आयोग का है। केंद्र का वित्त आयोग 2 इंपॉर्टेंट जो हमारे शक्ति के केंद्र होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके बीच वित्त का वितरण करता है। ऐसे ही जो राज्य वित्त आयोग होता है, यह नगर पालिकाएं, नगर निकायों को कितना पैसा मिलेगा, किसको कहां कैसे मिलेगा, उसकी सिफारिशें करता है, ठीक है। जो ये राज्य वित्त आयोग है, इसके गठन की बात आर्टिकल 243 में की गई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। यानी पंचायतों में वित्त व्यवस्था के लिए, नगर निकायों में वित्त व्यवस्था के लिए यह राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है आर्टिकल 243 के तहत, ठीक है। अगला, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, क्या यह सही है? कथन तो बिल्कुल सही है। वित्त आयोग की प्रकृति मुख्य रूप से सलाहकारी है, ये वाला जो कारण है ये भी आपका सही है। बेसिकली यहाँ पे वित्त आयोग की सिफारिशों का क्या होता है वो बताया गया है। कथन है कि वो बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि जो वित्त आयोग है ये मुख्य रूप से सलाहकारी है। तो सलाहकारी है तो सलाह माने या ना माने वो सरकार पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है? ये बाध्यकारी नहीं होता। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में सही तथ्यों का चयन करें। 16वें वित्त आयोग को लेकर के 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो 16वां वित्त आयोग है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ठीक है।
इसका गठन दिसंबर 2023 में किया गया था। क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। इसकी कार्य अवधि 2026 से 2031 तक होगी। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो 16वां वित्त आयोग है, इसे 2026 से 2031 तक के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को देनी है। इसका गठन दिसंबर 2023 में किया गया था और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। तीनों के तीनों आपके सही होंगे। कई बार भारत का जो पहला वित्त आयोग था उसको लेकर के सवाल बन जाता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? पहला सवाल ये बनता है, तो आप कहते हैं 1951। किस अवधि के लिए हुआ? जैसे ये 2026 से 31 के लिए है। जो पहला वित्त आयोग था जो 1951 में बना, ये 1952 से 1957 की अवधि के लिए था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इनको याद रखना है, ठीक है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जो यूपीएससी है उस आयोग के बारे में जानेंगे। वित्त आयोग के हमने सवालों को देखा, अब यूपीएससी के सवालों को देखते हैं। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो लोक सेवा आयोग है, इसके गठन की व्यवस्था या इसके बारे में जो प्रावधान है संविधान में, वो भाग 15 में है, आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक है। आयोग के सभी सदस्यों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। क्या ये सही है? सेकंड वाला आपका गलत है। आयोग के सभी सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में या राज्य सेवाओं में 10 साल का अनुभव अनिवार्य नहीं है। 50% सदस्यों के लिए, आधे सदस्यों के लिए ये अनिवार्य है, ठीक है। ये जरूरी है कि आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल के काम का अनुभव रखते हों। सभी सदस्यों के लिए ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये वाला भी आपका सही है। जो यूपीएससी की संरचना होती है, जो उसका गठन होता है, उसमें कितने सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया, यानी इसमें सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। इसे राष्ट्रपति तय करते हैं। आमतौर पे इसमें 9 या 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। इनके जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 साल का कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की आयु का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है हमने उसको भी देखा, और पहला तीसरा आपके बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन सी। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से बर्खास्त करने की शक्ति किसके पास है? तो यहां पे पूछा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन बर्खास्त करता है। एक छोटा सा करेक्शन करना, ऊपर मैंने आपको कहा कि यूपीएससी से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 15 में है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग से रिलेटेड प्रावधान है। यूपीएससी से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 14 में आते हैं। आर्टिकल 315 से 323 तक आते हैं और भाग 14 इसे करना, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनको नियुक्त करने का काम करता है उस राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन इनको हटाने का जो काम होता है, इनको हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिंदु है। लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। हालांकि ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर हटाना हो या इनको बर्खास्त करना हो तो राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। इनका जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इनका जो अध्यक्ष होता है या सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो ज्वाइंट यानी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक लोक सेवा आयोग, इसका भी प्रावधान संविधान में किया गया है। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट हैं, देखिए। तो आपने बताना है कौन सा वाला सही है। देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। हमारे संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, संघ लोक सेवा आयोग का। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख नहीं है। जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इसका गठन अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल ये सिफारिश करते हैं तो संसद कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि ठीक है, आप 2 राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग होगा।
तो लोक सेवा आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन जो संसद अधिनियम बनाती है उसके बाद होता है। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका गठन संसद के कानून के बाद होता है, यानी यह एक सांविधिक निकाय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला वाला गलत है। दूसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों के द्वारा की जाती है, ये वाला भी गलत है। जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इसके सदस्यों को, अध्यक्ष को नियुक्त करने का काम भारत का राष्ट्रपति करता है। इनको त्यागपत्र भी अपना ये राष्ट्रपति को देते हैं और इनको हटाता भी राष्ट्रपति है, ठीक है। इसका गठन संबंधित राज्य विधानमंडलों के आग्रह पर संसद के अधिनियम के द्वारा होता है, ये सही है। दोनों राज्यों के या दो से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल सिफारिश करेंगे, तब संसद कानून बनाएगी और तब अधिकार मिलेगा राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति इसका गठन करता है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये वाला सही है, यही आपको बताना था। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही है, और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को इन राज्यों की विधानसभाओं में रखवाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। कब बनती है? जब विधानसभाएं सिफारिश करती हैं कि 2 या राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग हो जाए। जैसे कुछ समय के लिए हरियाणा और पंजाब का एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया था 1966 में, ठीक है। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन किस पर भारित होते हैं? जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं, इनको जो सारी भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलती हैं, पेंशन मिलती हैं, किस पर भारित होते हैं? ये होते हैं उस राज्य की संचित निधि पर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इनको हटाता राष्ट्रपति है, लेकिन अपना त्यागपत्र ये राज्यपाल को ही देंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को देंगे, लेकिन अगर इनको हटाना हो तो हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल पर नहीं है, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक कार्य प्रगति रिपोर्ट किसे सौंपता है? किसे देगा? उन राज्यों के राज्यपालों को। गलत होगा, ये भारत के राष्ट्रपति को देगा। नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी है, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी है, हटाएगा भी राष्ट्रपति, बर्खास्त भी राष्ट्रपति करेगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाएगा, रिपोर्ट भी राष्ट्रपति के पास ही जाएगी, ठीक है। लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब आपने गलत वाले को बताना है। देखिए, अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए पृथक लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है। क्या ये सही है? तो पहला वाला बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 315 है वो केंद्र के लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग की बात करता है, संयुक्त लोक सेवा की बात ये नहीं करता, ठीक है। 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। इसमें बताया गया है कि जो केंद्र का होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राज्यों में राज्यपाल करेगा। 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है, अब आपका क्लियर है। हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तीसरा वाला गलत है, गलत ही बताना था। अनुच्छेद 322 के तहत आयोगों के खर्चों का विवरण दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। आयोगों के खर्चे या व्यय का जो विवरण है वो आर्टिकल 322 में बताया गया है। सुमेलित करना है, एक तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ उनके प्रावधान। आर्टिकल 318 ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 318 सेवा शर्ती संबंधी नियम बनाने की शक्ति से है। यानी सदस्य जो होंगे यूपीएससी के या राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी जो होंगे, उनकी सेवा शर्तों से जुड़े हुए जो नियम हैं वो बनाने की शक्ति संसद के पास है, ये बताया गया है 318 में। आर्टिकल 320 ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य यानी कार्यों से रिलेटेड है। पहले का 3 है, दूसरे का 2 है। आर्टिकल 321 ये किससे रिलेटेड है? यह आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति के बारे में बताता है कि उसके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। किसके माध्यम से? 321। तीसरे का 4। आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोगों के रिपोर्ट यानी उनके प्रतिवेदन की बात करता है, यानी 1। 3, 2, 4, 1 आपका सही आंसर है। 3, 2, 4, 1 ये रहा, ठीक है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पद अवधि की समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है
उसके बाद ये अपने पद पर बने नहीं रह सकते। ये किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 319 में कहा गया है। आर्टिकल 319 कहता है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्य दोबारा उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, ना उस पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसी पद में सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन आप उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, अगला, अनुच्छेद 316 के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 316 के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात कही गई है कि विधानमंडल सिफारिश करेंगे, फिर राष्ट्रपति बनाएंगे जब संसद का कानून बन जाएगा। इसके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों द्वारा परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। लोक सेवा आयोग जो होते हैं ये बेसिकली आपके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, सरकारी सेवाओं के लिए जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां करवाते हैं। इनका जो मेन कार्य है वो एग्जाम्स करवाना है, जैसे हम जानते हैं। आपने एक आर्टिकल पढ़ा ऊपर लोक सेवा आयोग के कृत्य यानी उनके कार्य, तो उनके कार्य किस में थे? आर्टिकल 320 में। उनका मेन कार्य ही यही है, तो इसका आंसर भी 320 ही होना था। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जो लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित है? तब आप कहेंगे आर्टिकल 320, क्योंकि वो किससे संबंधित है? वह लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, जिसमें संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाना शामिल है। तो इसको आपने ऐसे में याद करना था कि कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो आपको वो कोई भी क्वेश्चन बनाए, कैसे भी बनाए, जैसे आपसे केवल इनडायरेक्ट में पूछा गया, डायरेक्ट नहीं पूछा कि लोक सेवा आयोग के कृत्य किस में है, आप कहते 320 में, उसने पूछा एग्जाम किसके तहत करवाता है? 320। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जो दो इंपॉर्टेंट आयोग थे, हमारे वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग, उनसे जुड़े सवालों को देखा। अगली क्लास में ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट जो संवैधानिक निकाय हैं उनके ऐसे ही सवालों को देखेंगे, डिटेल से जानेंगे। छोटे छोटे भी जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे सवाल बनते हैं उनको भी ऐसे ही डीप में समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।